हेलो दोस्तों, आज हम लोग विजन आईएएस या पीटी 365 लेके आए हैं। ये सप्लीमेंट्री करंट अफेयर्स निकाला गया है फॉर प्रीलिम्स 2020। इसमें क्या है कि जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज आई है फ्रॉम पीटी 365 2018 एंड 19 डॉक्यूमेंट से उसको निकाल के इसमें रख दिया गया है। तो हम लोग आज देखते हैं, कितना कोशिश करूंगा कि पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करा दूं। स्टार्ट करते हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए एंड प्लीज आल्सो प्रेस द बेल आइकन, कि मैं डेली ही अब अपडेट करूंगा, नए नए आपको वीडियो मिलेंगे और अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा। थैंक यू। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा पहला टॉपिक क्या है? नन ऑफ द अबव, नोटा। इसमें क्या हुआ है कि रिसेंटली जो महाराष्ट्र के जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उन्होंने एक ऑर्डर निकाला गया है किसके लिए? फॉर लोकल बॉडी पोल्स। जो अर्बन बॉडीज होती हैं, अर्बन लोकल बॉडीज, अर्बन या पंचायत, वहां के लिए पोल निकाला गया है, ऑर्डर निकाला गया है कि फ्रेश इलेक्शन शुड बी हेल्ड इफ नोटा इमर्ज। अगर वहां पे क्या होगा कि अगर नोटा जो हमारे हैं, नोटा में अगर नोटा सबसे ज्यादा मतलब विनर जीत हो जाता है नोटा, तो फ्रेश इलेक्शन होंगे। अब देखते हैं नोटा क्या होता है। नोटा ये इंट्रोड्यूस हुआ था इंडिया में 2013 फॉलोइंग द इन 2013 जब सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिए थे। इट इज एन ऑप्शन। वहां पे क्या है, नोटा क्या है कि ये एक ऑप्शन है जहां पे वोटिंग मशीन में, जहां पे जो वोट डालता है, designed to allow voter to disapprove all the candidate by delivering their votes। इसका मतलब ये है, अगर मैं वोट डालने जाऊं, मुझे वो कैंडिडेट पसंद नहीं है, तो मैं नोटा बटन दबा दूं, मतलब मैं डिसअप्रूव कर दिया कैंडिडेट कि ये कैंडिडेट, इसको मैं अप्रूव नहीं कर सकता हूँ जब भी मैं अपने वोट डालने जाऊंगा। इसका जो सिंबल इंट्रोड्यूस हुआ था वो 2015 में इसको इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन नोटा क्या है, इंडिया में क्या होता है कि in India does not provide for a right to reject। इन इसको राइट टू रिजेक्ट इंडिया में नहीं बोला जाता है। अगर नोटा किसी को मिल गया, तो सपोज किया कोई एक्स पर्सन है, ये एक्स पर्सन है, ये वाई पर्सन है। अब यहाँ पे अच्छे से देखना, अगर एक्स पर्सन कई वोट डले हैं, एक्स को बहुत सारे वोट गएगा, इसका नोटा देखा जाए, वाई को भी वोट गए, जितना एक्स को वोट किया उतना वाई को वोट किया, ऑलमोस्ट सेम। अगर नोटा देखा जाए, नोटा इसका ज्यादा है, बाई चांस से एक वोट अगर इसका एक्स्ट्रा हो गया तो ये पर्सन जीत जाएगा। यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि उसे राइट टू रिजेक्ट है। द कैंडिडेट विद द मैक्सिमम वोट विन द इलेक्शन इररिस्पेक्टिव ऑफ द नोटा वोट्स पोल्ड। इसका मतलब यही है कि हम उसे कितने भी उसको वोट मिले हैं नोटा में, वो कुछ मतलब नहीं रखेगा। अगर उसका वोट बाकी कैंडिडेट से ज्यादा है तो उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा इलेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट हमारे क्या है कि जो द नोटा वोट्स have not been accounted while calculating votes polled by the candidate for making them eligible, 1/6 of the vote polls for getting back their security deposit। तो मतलब ये है कि जब भी नोटा वोट काउंट होते हैं तो वहां पे नोटा की वोट्स को काउंट नहीं किया जाता है। क्यों? while calculating the vote, इसका क्या है कि जो कैंडिडेट पैसा लगाता है, अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट करता है, तो उसको पूरा पैसा मिल जाता है। hold by the candidate for making them eligible for getting back their security। इसका मतलब ये है कि उसने सिक्योरिटी लगाई है, उसको दोबारा मिल जाएगी। नेक्स्ट, इलेक्शन कमीशन currently has no plenary power to call a fresh election if not। अब इसका मतलब क्या है कि इलेक्शन कमीशन के पास कोई पावर नहीं है कि कोई फ्रेश इलेक्शन दोबारा से करा सके। अगर नोटा में सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं, जैसे हम लोगों ने देखा महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर नोटा जीतता है तो फ्रेश इलेक्शन होगा। ऐसा भी कोई इलेक्शन कमीशन का कोई भी वो नहीं है, कोई प्लेनरी पावर नहीं है कि वो फ्रेश इलेक्शन कंडक्ट करा सके। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था
Supreme Court has ruled that the nota option is applicable फॉर डायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब हम लोग बोल सकते हैं जो हम लोग लोकसभा में होते हैं इलेक्शन, और लेजिस्लेटिव असेंबली जहां पे पीपल का पार्टिसिपेशन होता है, एंड नॉट इनडायरेक्ट इलेक्शन सच एज राज्यसभा। राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन हम लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव भेजते हैं, वही इलेक्ट करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए ये बोला था सिर्फ डायरेक्ट में होगा। अगर टू गिव ग्रेटर सेंसिटिविटी टू द नोटा एंड इवन ऑर्डर फॉर अ फ्रेश इलेक्शन, अगर हम लोग ज्यादा से ज्यादा या फिर ज्यादा से ज्यादा फ्रेश इलेक्शन, नया एक ऑर्डर निकाला जाए कि फ्रेश इलेक्शन अगर नोटा की वोट ज्यादा हो जाए तो हम लोग को में चेंज करना पड़ेगा रूल 64 ऑफ द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, which have to be amended and can be done by the law ministry। यहाँ पे पार्लियामेंट सेंशन कोई जरूरत है नहीं कि लॉ मिनिस्ट्री ही इसको कर सकती है। रूल 64 क्या है कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स का? It refers to the declaration of the result and election and return of election, but the rule does not consider a situation where nota votes may be higher than those polled by the candidate। Next हम लोग हैं पार्टी सिंबल एलोकेशन, सेकंड पार्ट हमारा। दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या किया है कि जो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया था, अफेल्ड कर दिया द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलॉटमेंट ऑफ 2 लीफ सिंबल टू AIADMK पार्टी फॉलोइंग अ डिस्प्यूट बिटवीन 2 राइवल फ्रैक्शन ऑफ द। क्या हुआ, AIADMK पार्टी में यहाँ 2 राइवल फ्रैक्शन आ गए हैं एक ही पार्टी में, उसके 2 पार्ट। तो यहाँ पे क्या है, इलेक्शन कमीशन ने 2 लीव्स उनका सिंबल अलॉट कर दिया गया है, इसलिए इसका दिल्ली हाई कोर्ट ने अफेल्ड कर दिया इसका डिसीजन जो भी है। रूल्स क्या है गवर्निंग ऑफ एलोकेशन ऑफ पार्टी सिंबल्स? क्या होता है, सेक्शन 29 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है 1951, वो बताता है गवर्न द इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन अलोकेशन ऑर्डर एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया। जो हम लोग का रिप्रेजेंटेशन ऑफ 1951 है वो ये चीज करता है, इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन, उनको जो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको सिंबल रिजर्व करता है, अलोकेशन ऑर्डर्स एंड रजिस्टर्ड और पॉलिटिकल पार्टीज के, वो नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं या स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज हैं, ये उनको रिकॉग्नाइज करता है। नेक्स्ट आते हैं द इलेक्शन सिंबल रिजर्वेशन एंड अलॉटमेंट ऑर्डर 1968 एम्पावर करता है इलेक्शन कमीशन को टू रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टीज के, इलेक्शन कमीशन पॉलिटिकल पार्टीज को रिकॉग्नाइज करे। इसमें हम लोगों ने बोला था कि कौन सा स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज है, नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज है, या एंड उसको सिंबल दिया जाए। जैसे एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं बीजेपी को सिंबल मिल गया है लोटस, कांग्रेस को पंजा हाथ का पूरा साइन दे दिया गया है, BSP एलिफेंट। ये सारे सिंबल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अलॉट करता है। अब देखते हैं किस तरीके से सिंबल अलॉट होते हैं। अ पार्टी सीकिंग रजिस्ट्रेशन हैज टू सबमिट एन एप्लीकेशन। जैसे कोई भी पार्टी ये चाहते हैं कि वो रजिस्टर्ड हो जाए विद द इलेक्शन कमीशन और वो अपना सिंबल लेना चाहती है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज बनी है, जैसे सपोज किया आज 29 है, 29 को कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बनी 29 जुलाई के दिन, नेक्स्ट 29 अगस्त के बीच में उसको क्या करना होगा, अपना मतलब विद द चॉइस ऑफ सिंबल टू पीरियड ऑफ 30 डेज, मतलब वो अपने चॉइस जो भी आप सिंबल लेना चाहें वो सबमिट करना होता है इलेक्शन कमीशन को विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। अलॉटमेंट ऑफ द सिंबल इज ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस बेसिस है, अगर जो पहले आया उसको पहले सिंबल मिल जाए। लेकिन सपोज क्या ये हो जाता है कि अगर 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टीज एक ही सिंबल को लगाते हैं, जैसे बीजेपी का है, कांग्रेस, 2 पॉलिटिकल पार्टीज बोलेंगे नहीं हमें सिर्फ और सिर्फ कमल चाहिए, तो उन लोगों को किस तरह से मिलेंगे हम लोग देखेंगे।
if one or more political parties apply at the same time and opt for the same symbol, then the allotment is decided based on the draw of lot. जो लॉटरी होती है उस पे बेस्ड होता है, जिसका भाग खुल गया उसको जो सिंबल चाहिए वो मिल जाता है। नेक्स्ट क्या है, टू और मोर रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज कैन हैव द सेम सिंबल। वो जैसे बीजेपी है तो दो सिंबल ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक सिंबल ले सकते हैं, उसमें क्या हो जाता है कि वो डिफरेंट स्टेट से होना चाहिए। मतलब ये बोला गया सेम सिंबल प्रोवाइडेड दे आर नॉट कंटेंडर इन द सेम स्टेट और यूनियन टेरिटरी। फॉर एग्जांपल जो हमारी बहुजन समाज पार्टी है यूपी में और असम गण परिषद इन असम में, इन दोनों का सिंबल एलिफेंट्स है एज देयर पार्टी सिंबल। ठीक, द रजिस्टर्ड but unregistered political parties do not have the privileges of contesting election on the fixed symbol of their own choice. They have to choose from a list of free symbol issued by जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक लिस्ट निकालता है फ्री सिंबल से, वहां पे जो अनरिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं तो जो प्रिविलेजेस होते हैं कंटेस्टिंग इलेक्शन ऑन द, कोई प्रिविलेज नहीं है कि वो अपना ही इलेक्शन ले सके फ्रॉम देयर ओन चॉइस। इनिशियली में क्या हुआ था कि जो कमीशन है वो अलॉट करता था सिंबल यूनिलैटरली, लेकिन जब 1968 के बाद क्या हुआ है कि पार्टी ऑब्टेन अ से इन द चॉइस ऑफ देयर सिंबल व्हिच गेव देम एन अपॉर्चुनिटी टू चूज मीनिंगफुल विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ देयर आइडेंटिटी। 1968 के बाद ही ये सारे आए हैं जहाँ पे ये देखा गया है कि वो अपना अपना लेते हैं। नेक्स्ट है ट्राइबल सब प्लान। ट्राइबल सब प्लान क्या है कि जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट की किसके ऊपर, ट्राइबल सब प्लान। ट्राइबल सब प्लान नाउ कॉल्ड एज शेड्यूल्ड ट्राइब कंपोनेंट एट द सेंट्रल लेवल एंड द ट्राइबल सब स्कीम एट द स्टेट लेवल इज डेडिकेटेड सोर्स ऑफ फंड फॉर द ट्राइबल डेवलपमेंट अक्रॉस द कंट्री। ये ट्राइबल सब प्लान ये होते हैं कि यहाँ पे जो ट्राइबल लोग हैं उनके डेवलपमेंट के लिए एक फंड क्रिएट किया गया है। नेक्स्ट, TSP form a part of annual plan of a state and the UT and the fund provided under TSP have to be proportional in the scheduled caste population in each states and UP। अब ये होता है कि अगर जिस पॉपुलेशन के हिसाब से वहां पे फंड मिलता है उन लोगों को, अगर पॉपुलेशन उसकी शेड्यूल कास्ट की ज्यादा है और कई स्टेट्स में कम है तो उसी के बेस्ड पे उन लोगों को फंड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हर एक जहाँ पे शेड्यूल कास्ट है तो वहां पे सेम बराबर जाएगा, यूपी में उतना ही है और गोवा में भी उतना है, सिक्किम में ऐसा नहीं, पॉपुलेशन के हिसाब से डिसाइड किया जाएगा। TSP फंड आर अलोकेटेड फ्रॉम द जो भी फंड होगा वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अलोकेटेड किया जाएगा अंडर आर्टिकल 275 क्लॉज ए एज ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या है कि वहां पे 100% फंडिंग जो होगी, 100% फंडिंग वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। किसको, स्टेट्स को थ्रू, और कौन सी मिनिस्ट्री के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ द ट्राइबल अफेयर्स के थ्रू जो भी फाइनेंशियल असिस्टेंस होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट्स को बाय द सेंटर। इट्स 100% सेंट्रली सेक्टर स्कीम है तो 100% सेंट्रल बोन करती है। अगर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम होता है तो वहां पे डिपेंड करता है स्टेट्स, यूटीज और हिली एरियाज के हिसाब से कितने परसेंटेज में जा सकता है। नेक्स्ट क्या है, इट एम्स टू ब्रिज द गैप बिटवीन द शेड्यूल्ड कास्ट एंड द जनरल पॉपुलेशन। इसलिए जो बनाया गया है ये फंड के जो भी गैप है जनरल पॉपुलेशन और शेड्यूल्ड कास्ट के बीच में विद रिस्पेक्ट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिकेट टाइम बाउंड मैनर अलोंग विद द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। जो उनको एक्सप्लॉयटेशन होता है उस चीज को, ये गैप जो बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए ये बनाया गया है। द बेनिफिट आर इन एडिशन टू व्हाट percolates from the overall plant of the state is not applicable to the state। अब इसका मतलब ये है जहाँ पे more than 60% पॉपुलेशन अगर शेड्यूल कास्ट या मतलब ट्राइबल की होती है तो वहां पे ये फंड एप्लीकेबल नहीं होगा। रिलेटेड इंफॉर्मेशन से रिलेटेड क्या इंफॉर्मेशन, शेड्यूल कास्ट सब प्लान इज
अम्ब्रेला स्ट्रेटेजी टू एंश्योर फ्लो एंड टारगेट, इतना कुछ है नहीं इसमें दिया हुआ है। हमारा नेक्स्ट क्या है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स। इसमें सुप्रीम कोर्ट stop implementation of the notification by the central government which allowed the chairman of NGT to constitute single member bench in the exceptional circumstances। यहाँ पे क्या हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है कि अगर कोई भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस आएंगे तो वहां पे चेयरमैन एक सिंगल मेंबर बॉडी की बेंच कॉन्स्टिट्यूट कर सकता है। इस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने जो इम्प्लीमेंट लेके आए ऑफ नोटिफिकेशन, इस चीज को स्टॉप कर दिया गया है। क्या होता है, एनजीटी बेंच कंसिस्ट ऑफ, नेशनल जो ग्रीन ट्रिब्यूनल है वो कंसिस्ट ऑफ द 2 और मोर मेंबर बैंक। इसमें 2 या 2 से ज्यादा होते हैं। एक तो एटलीस्ट 1 जुडिशियल मेंबर होगा और एक ये होगा जो इन्वायरमेंट में एक्सपर्ट हो, उसका एटलीस्ट कम से कम 15 साल का एक्सपीरियंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट। As not enough appointment has been made, the government issue notification to allow, क्योंकि हम लोगों ने ये देखा गया है कि बहुत कोई ज्यादा इतने ज्यादा अपॉइंटमेंट हुए नहीं है इस फील्ड में, इसलिए गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन इश्यू किया गया है जहां पे ये अलाउ करता है कि टू अलाउ अ सिंगल मेंबर बेंच के से ही हमारा वहां पे निकल आएगा। अब एनजीटी का क्या है, एनजीटी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। It was established under the National Green Tribunals Act 2010 for an effective and expeditious disposal of the cases related to environment protection। जितने भी केसेस आते हैं environment से related, उस चीज को देखने के लिए, उनसे रिलेटेड जो केस आए उन चीज को देखने के लिए ये नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल्स बनाया गया था 2010 में। ट्राइब्यूनल्स कंसिस्ट ऑफ द चेयरमैन, जुडिशियल मेंबर एंड एक्सपर्ट। दे शैल होल्ड ऑफिस। से वहां पे क्या होता है कि एक तो चेयरमैन होता है और एक जुडिशियल मेंबर एंड जुडिशियल मेंबर्स होते हैं एंड एक्सपर्ट मेंबर्स होते हैं। दे shall hold office for a term of 5 years and are not eligible for reappointment। ये जो होंगे 5 साल के लिए ऑफिस होल्ड करेंगे, उनका टेन्योर 5 साल रहेगा और दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट। ये थोड़ा याद रखना कि दे आर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट, क्वेश्चन आ जाता है इस चीज में बन के। जो चेयरमैन इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, चेयरमैन होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाएगा, यहाँ प्रेसिडेंट का कोई है। इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यहाँ पे कंसल्ट किया जाएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। Only an existing or retired judge of a high court of a supreme court can be a judicial member। जुडिशियल मेंबर हम लोगों ने देखा ना कि वहां पे क्या होगा कि या तो एग्जिस्टिंग या फिर रिटायर्ड जज हो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का, वही उसका मेंबर जुडिशियल मेंबर बन सकता है। एक्सपर्ट मेंबर के लिए क्या बोला गया है कि उसके पास कम से कम 15 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस होना चाहिए इन्वायरमेंट रिलेटेड फील्ड में। फिर हम लोग देखते हैं कि जो ये ट्राइब्यूनल्स किस कौन इज गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, पीएनजे, हम लोगों ने देखा हुआ है कि इसमें पॉलिटी वाले पार्ट में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता क्या है, उसके बेस पे ये गाइड किया जाता है। द ट्राइब्यूनल इज मैंडेटेड टू डिस्पोज अपील विद इन द 6 month ऑफ फाइलिंग द सेम, फाइलिंग ऑफ सेम। अगर सपोज किया है कि कोई भी केस आता है वो 6 महीने के अंदर उसको की अपील सुनने डिस्पोज कर दी जाती है। न्यू दिल्ली में इसका जो है वो प्रिंसिपल बेंच है, विद भोपाल, पुणे, कोलकाता एंड चेन्नई बीइंग द अदर बेंचेस। तो क्या करता है, इट एग्जीक्यूट्स मैटर रिलेटेड टू द फॉलोइंग एक्ट्स। कौन कौन से जो मैटर इसमें आते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल्स में, एक तो होता है हमारा वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। सेकेंड है हमारा द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन सेस एक्ट 1977। ये याद रखना, यहाँ ऑलमोस्ट सेम ही है, यहाँ सेस आ गया 1977। एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974, Environment Protection Act 1968, Public Liability Insurance Act 1991, Forest Conservation Act 1980, Biological Diversity Act 2002। As per the Act, appeal from the NGT lie directly to the Supreme Court। अगर आपको इन पार्ट्स के ऊपर भी वीडियो चाहिए हो
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के दे दीजिएगा, मैं इन पे भी वीडियोस बनाऊंगा अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो। सेकंड क्या है कि हम लोग देखते हैं रिव्यू ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। इसको जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है उसको रिव्यू किया गया है। लॉ कमीशन ने एक रिपोर्ट सबमिट की गई है, उसका टाइटल दिया गया है रिव्यू ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कहीं भी मेंशन नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ये याद रखना। नॉर्मली ये हम लोग का क्वेश्चन घुमा फिरा के डालने में आ जाता है कि शायद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम लोग न्यूज में इतना देखते हैं मेंशन हो। इट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हैज नॉट बीन मेंशन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन इसका एक्सप्रेशन जो है वो डिफाइंड किया गया है किसमें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में इसका एक्सप्रेशन डिफाइंड किया गया। अंडर द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मे बी अ सिविल और क्रिमिनल। सिविल कंटेम्प्ट क्या होता है, यहाँ पे कोई भी जजमेंट है वो उसको डिसओबे ही नहीं किया जाए, या कोई भी ऑर्डर है, रेट्स है, ठीक, दिस इज कॉल्ड द कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या होता है कि जैसे सपोज किया है कि कोई भी पब्लिकेशन मींस द पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर ऑफ डूइंग एन एक्ट व्हिच इज स्कैंडलाइज और लोअर द अथॉरिटी ऑफ द कोर्ट, मतलब कि जो कम कर दी prejudice or interference with the due course of the judicial proceedings and interference or obstruct the administration of justice in any other manner, ये हमारे हो जाएंगे क्रिमिनल कंटेम्प्ट। नेक्स्ट क्या है, however innocent publication and distribution of the same matter, fair and accurate report of judicial proceeding, fair and reasonable criticism of judicial act and comment on the administrative side of the judiciary do not amount to contempt of court। ये चीज नहीं, जैसे innocent publication and distribution of some matter, ये जो है ये नहीं किया जाता है, they do not amount to contempt of court। contempt of court एक्ट 1971 को इसको अमेंड किया गया था 2006 में 2006 में, टू इंक्लूड द डिफेंस ऑफ ट्रुथ अंडर सेक्शन 13 ऑफ द ओरिजिनल लेजिस्लेचर, इम्प्लाइंग दैट द कोर्ट मस्ट परमिट जस्टिफिकेशन बाय द ट्रस्ट एज अ वैलिड डिफेंस इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट इट इज इन द पब्लिक इंटरेस्ट। लास्ट टॉपिक हमारा आज का, हम लोग नेक्स्ट देखेंगे अगली क्लास में। लास्ट क्या है, सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स 1964। इसमें क्या है, इसमें कई सारे प्रोविजन बने हैं ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1961। रूल्स आर ऑफन यूज्ड अगेंस्ट पब्लिक सर्वेंट विद रिस्ट्रिक्ट, मतलब ये क्या है कि जितने भी ये रूल्स हैं ये यूज किए जाते हैं अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट, जिससे उन लोगों का क्या होता है कि विच रिस्ट्रिक्ट देयर फंडामेंटल राइट, मतलब ये जो है जितने भी प्रोविजन आए हैं या जो रूल्स आए हैं सिविल सर्वेंट्स के लिए, जो पब्लिक सर्वेंट हैं वो रिस्ट्रिक्ट करते हैं उनके फंडामेंटल राइट्स। अब इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं क्या है। सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1964 ये बोलता है प्रिस्क्राइब्स अ सेट ऑफ डूज एंड डोंट्स, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दीज रूल्स require them to maintain absolute integrity, devotion to the duty and political neutrality। absolute integrity हो और devotion to the duty, अपनी ड्यूटी में पूरा completely ध्यान एक तरह लगाए, और political neutrality होना चाहिए, मतलब ये नहीं है कि आप किसी एक political parties को फेवर कर रहे हैं दूसरे को नहीं। which are essential requirement of the public servant, ये सारी essential requirement है public servant की, तो काम ही नहीं हो पाएगा फिर अगर किसी एक पार्टी इसको फेवर करने लगा। What certain prohibition may come in conflict with their fundamental rights। For instance, हम लोग देखते हैं prohibit government servant to take part in the editing or management of any newspaper or periodical। इसका मतलब ये है कि ये प्रोहिबिट करता है जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट हैं कि आप ना तो कोई भी जो न्यूज़पेपर होते हैं या पीरियडिकल होते हैं उसमें पार्ट नहीं ले सकते हैं, ना पार्ट किसमें, एडिटिंग या फिर मैनेजमेंट में। सेकंड क्या है कि प्रोहिबिट स्पेकुलेशन इन स्टॉक शेयर और एनी अदर इन्वेस्टमेंट एक्सेप्ट ओकेजनल इन्वेस्टमेंट मेड थ्रू द स्टॉक ब्रोकर। आप ये स्टॉक शेयर में नहीं जा सकते हैं, सिर्फ एक कंडीशन दे दिया है, ओकेजनल इन्वेस्टमेंट मेड थ्रू स्टॉक ब्रोकर के थ्रू आप ओकेजनल इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
ऐसा नहीं है कि कभी भी आप स्टॉक्स में, अपने स्टॉक्स में मतलब शेयर में जाके या फिर अदर इन्वेस्टमेंट में वो करें। पब्लिक सर्वेंट आर बार फ्रॉम दी एक्सेप्टिंग गिफ्ट्स, बाइंग और सेलिंग प्रॉपर्टीज। ना वो गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकता है, ना तो वो प्रॉपर्टी खरीद सकता है, ना ही बेच सकता है। मेकिंग कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता है। जैसे सपोज गया कोई IAS या IPS ऑफिसर है, वो ये बोले कि मैं तो जॉब कर रहा हूँ, साइड बाई अपना एक कोई बिजनेस खोल ले, तो कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट भी नहीं कर सकता। प्रोमोटिंग कंपनीज, किसी भी कंपनीज को नहीं प्रमोट करेगा। जैसे सपोज क्या उसका चाचा भतीजा अगर कोई भी एक कंपनी है उसकी, तो उनको प्रमोट कर रहा है। एंड एक्सेप्टिंग कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिटायरमेंट, एंड कोई भी कॉमर्शियल एम्प्लॉयमेंट नहीं ले सकता है आफ्टर रिटायरमेंट। ठीक, रूल्स क्या कहते हैं, रूल्स 9 ऑफ द सेंट्रल सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स 1964 क्या बोलते हैं? रूल 9 प्रोहिबिट एनी पब्लिक सर्वेंट टू पब्लिश इन हिज ओन नेम और anonymously or pseudonymously any statement of fact or opinion which has the effect of an adverse criticism of any current or recent policies of action of the central government। मतलब यही है कि वो प्रोहिबिट करता है कि आप कोई भी चीज ऐसा पब्लिश नहीं करेंगे अपने नाम पे कि वो इस चीज को अफेक्ट करे, काफी आए क्रिटिसिज्म ले आए करंट जो पॉलिसीज है या फिर कोई भी एक्शन लिया सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे अपना इंटरनेशनल रिलेशन। थैंक यू वेरी मच।